मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें दुनिया भर के लोगों ने महात्मा, बापू और राष्ट्रपिता जैसे विशेषणों से सुशोभित किया है, निश्चय ही इस सदी के एक महान विचारक, चिंतक, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और शिक्षाशास्त्री हैं। सच बात तो यह है कि महात्मा गांधी ने समाज के इतने ज़्यादा आयामों में कार्य किया है कि एक बार में उन सभी आयामों को याद रखना भी मुश्किल है। दुनिया भर के चिंतकों को ऐसा मौलिक विचार देने वाला बहुआयामी व्यक्तित्व कैसा होगा, यह जानना अति प्रासंगिक और प्रेरणास्पद होगा, विशेष रूप से उन लोगों के मुंह से जो गांधी जी के संगी साथी और अनुयायी रहे हैं। आज कुछ ऐसा ही प्रसंग हमने लिया है जिसमें गांधी जी के निकट संपर्क में रहने वाली कुछ सामाजिक विभूतियां अपने स्वयं के मुंह से गांधी जी के इस बहुआयामी व्यक्तित्व पर प्रकाश डाल रही हैं। गांधी जी ने जाति पाति, छोटे बड़े का भेद मिटाने हेतु, और वह भी ऊपरी भेद नहीं अपितु मन में बैठे भेद मिटाने हेतु एक नायाब तरीका ढूंढा था। कि कब गांधी जी आएंगे अपने दौरों के बीच से साबरमती, मैं वहाँ पहुँचा। गांधी जी वहाँ थे। मैंने अपना गुरुदेव का पत्र उनकी सेवा में भेजा। हृदय कुंज में वो थे जहाँ उनके रहने का स्थान। उन्होंने मुझे बुलाया, तुरंत बुलाया। तो तुम आश्रम में रहना चाहते हो? जी बापू। कितने दिन रहोगे? मैं कम से कम 6 सप्ताह, अधिक भी रह सकता हूँ लेकिन 6 सप्ताह तो रहूँगा ही। अच्छा, तो तुम्हारे पत्र से तो मालूम होता है तुम ब्राह्मण हो। मैंने कहा अकस्मात ब्राह्मण घर में मैंने जन्म लिया। कह लगे हम यहाँ ब्राह्मणों को एक विशेष कार्य देते हैं, करोगे? अवश्य करूँगा। पूछा नहीं कौन सा कार्य, जो भी कार्य मिलेगा करूँगा। हमारी बातचीत इतनी ही हुई। उसके बाद उन्होंने आश्रम के व्यवस्थापक मगन भाई गांधी को बुलाया और कहा कि इस लड़के को इसके खाने पीने का प्रबंध और रहने का प्रबंध यहीं कर दो, गेस्ट हाउस में आश्रम के, और कल से इसे आश्रम के पाखाना साफ करने का काम दे दो। वो समझ लीजिए कि मेरी पहली दीक्षा थी सार्वजनिक सेवा में। मैंने इस पर सोचा। सोचने के बाद मैं इस परिणाम पर पहुंचा कि बापू ने ये सोचा होगा कि अगर इस बालक के मन में, क्योंकि मेरी आयु उस वक्त 15 वर्ष थी, इस बालक के मन में अगर कोई अपनी जाति की अहमन्यता का घमंड होगा तो ये फिर सार्वजनिक सेवा नहीं कर सकता। तो पहले वो जातीय अहमन्यता इसकी जानी चाहिए, जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो समाप्त होना चाहिए। तो ये काम उन्होंने मुझे दिया और मुझे सहस्र प्रसन्नतापूर्वक इसको संपन्न करना चाहिए। जितनी अच्छी तरह मैं कर सकता हूँ उतनी अच्छी तरह। तो मेरी पहली दीक्षा हुई। अपने जीवन में अत्यंत व्यस्त रहते हुए भी गांधी जी की नज़र छोटी से छोटी बात पर बड़े गहरे जाती थी। इसीलिए गांधी जी जैसा व्यक्तित्व ही सूक्ष्म हिंसा की संकल्पना की बात कर सकता है। मैं करीब 7 साल की थी तब बापू हमारे वहाँ पधारे थे, राणपुर, सौराष्ट्र का एक छोटा गांव। तो तब से बापू के साथ इतना गहरा संबंध रहा और बापू भी हमसे बहुत प्यार करते थे और पूछते थे कि अभी तो यहाँ 4 दिन तुम्हारे साथ रहा और अब के बाद आप कैसे मेरे साथ संबंध रखोगी क्या? मैंने कहा क्यों नहीं बापू, आप कहें। मैं क्या करूँ? तो बोले कि मुझे पत्र लिखते रहना, हर हफ्ते तुम्हारा एक पत्र मुझे मिलना चाहिए। अच्छी बात। तो मैं तो इतनी खुश हो गई
हमारे सब मित्र वगैरह सब बहनों को, लड़कियों को, सबको बोल के आई कि बापू ने मुझे पत्र लिखने को कहा है। अब मैं क्या लिखूं, मेरे समझ में नहीं आता। लेकिन फिर ऐसी ही छोटी मोटी बातें बापू को लिखा करती थी। उसमें बापू का जवाब भी आता था। तो जवाब सबको दिखाने के लिए पूरे हमारे सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र नगर हमारा था वहाँ पर, तो वहाँ सबको घर घर में दिखा के आती थी और बड़े गौरव का अनुभव करती थी। तो एक बार क्या हुआ कि बापू ने मुझे लिखा कि अब का तेरा पत्र जो आया था उसमें हिंसा समाई हुई थी, सूक्ष्म हिंसा। तो कैसे हो तुम मुझे बताओ अब अपने अगले पत्र में। मैं तो हैरान हो गई। मैंने कहा कि हिंसा इसमें पत्र लिखने में कहाँ से आ जाती है। बहुत सोचा, फिर मेरी समझ में नहीं आया। तो बहुत गुस्सा होकर बापू को लिखा। हमारे गुजराती में कहावत है एक कि छिंडे चढ़े वो चोर, माने वहाँ बाढ़ लगाई होती है, वहाँ उसके पास भी जो जाए वो चोर, उसको माना जाता है। तो मैंने भी बापू को लिखा कि आप तो छिंडे चढ़े वो चोर, ऐसी मानने वाली बात को आप तो पूछ रहे हैं मुझे। मैं कहाँ से हिंसा करती, मैं तो जैन की लड़की हूँ, एक छोटी सी हिंसा भी हमसे नहीं हो सकती है। तो बापू ने लिखा कि देखो तुमने जिस सीसा पेन माने पेंसिल से पत्र लिखा था वो पेंसिल गहरी नहीं थी, बहुत झांकी थी, उससे पत्र लिखा। मैं रहा बूढ़ा आदमी और उस पत्र के ऊपर पोस्टमैन का हाथ फिरा होगा तो और भी वो अक्षर झांके हो गए। मुझे पढ़ने में दिक्कत हुई। तो बोलो ये सूक्ष्म हिंसा हुई या नहीं, क्योंकि मुझे पढ़ने में दिक्कत हुई। तो अब से तुम लिखो तो जरा अच्छी तरह की पेन का इस्तेमाल करके तुम लिखते रहो। थोड़े से धैर्य से, शांति से सोचा होता तो तुमको ये बात ख्याल में आती। भारत में जब देश को स्वतंत्र कराने हेतु एक लहर सी उमड़ रही थी और प्रत्येक नौजवान यह तय कर रहा था कि मैं पैतृक धंधा अपनाऊं, अपने करियर की ओर बढ़ूं या देश की स्वतंत्रता हेतु अपने को स्वाहा कर दूं, गांधी जी ने स्पष्ट प्रेरणा दी। जब नमक सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने ये कहा था कि मैं स्वराज्य नहीं मिला तो साबरमती आश्रम लौटकर नहीं जाऊंगा, और वहाँ की संपत्ति उन्होंने स्वतः छोड़ दी। जब मैं उसके बाद जब वो सेवाग्राम आ गए, मैं उनसे पहली बार जब मिला, फिर जाकर के जेल से छूटने के बाद फिर रिपोर्ट किया मैंने उनको। तो मैंने बापू अब तक तो आपके आदेश के अनुसार ही मैं चल रहा हूँ, अब बताइए मैं आगे क्या करूँ। मैं अपने आप को पूरी तरह समर्पित करना चाहता हूँ देश के लिए। तो उन्होंने कहा, पहला सवाल किया, क्या तुम्हारे नाम कोई पैतृक संपत्ति है? मैंने कहा हाँ, पिता की संपत्ति मेरे नाम है। तो तुम्हारे घर में और लोग भी तो होंगे? मैंने कहा हाँ हैं। कहने जाओ और अपनी सारी संपत्ति उनके नाम लिख दो। संपत्ति रखकर कोई आदमी निश्चिंता पूर्वक देश की सेवा नहीं कर सकता। संपत्ति की रक्षा करोगे या देश की सेवा करोगे, ये दो विकल्प हैं, जो चाहे ले चुन लो। मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। एक सप्ताह के भीतर मैंने अपनी संपत्ति का सारा ही स्वत्व दे दिया। किसी भी विचार को, चाहे वह दर्शन की किताब में हो अथवा धर्म की, अपने संपूर्ण निहितार्थ के साथ ग्रहण करना गांधी जी जैसे व्यक्तित्व के वश की बात ही थी। गांधी जी जब अफ्रीका से आए तो सन 1916 में चूँकि उन्होंने श्री गोखले से वादा किया था कि 1 वर्ष तक वो पूरे देश का चक्कर लगाएंगे, कोई काम इस बीच में शुरू नहीं करेंगे। तो एक चक्कर लगाते हुए इलाहाबाद पहुँचे दिसंबर 1916 में। वहाँ उन्होंने, अब प्रश्न आया, वहाँ मालवीय जी भी थे वहाँ के रहवासी, मोतीलाल नेहरू भी वहाँ के थे, सतेज बहादुर सप्रू भी वहीं के रहने वाले थे, चिंतामणि भी वहीं के रहने वाले थे।
इन लोगों ने सोचा कि गांधी जी का कोई भाषण यहाँ ज़रूर होना चाहिए और बुद्धिजीवियों को उनका भाषण सुनना चाहिए। तो कैसे किस हैसियत से बुलाएं? तो मालूम हुआ कि वहाँ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र का सालाना जलसा होने वाला है, इकोनॉमिक एसोसिएशन का। तो उसमें गांधी जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुला लिया जाए। मालवीय जी ने कहा, अर्थशास्त्र विभाग के जो अध्यक्ष थे प्रोफेसर जेवंस, उनसे कहा कि प्रोफेसर जेवंस आप जाइए, पर्सनली उन पर कॉल कीजिए गांधी जी को और उनको पर्सनली रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपके इसमें सभा में आए। वो गए। जेवंस ने उनसे बातचीत करते करते एक सहज भाव से एक प्रश्न पूछ लिया कि जेम्स मिल्की, आपने हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स है वो तो देखी होगी? गांधी ने कहा नहीं। फिर उन्होंने किसी दूसरे आथर का नाम लिया, इसको देखा होगा? उन्होंने कहा नहीं। फिर तीसरे आथर का नाम लिया, उसका भी जवाब नहीं में मिला। फिर उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया। गांधी जी ने इसकी चर्चा करते हुए वहाँ मीटिंग में कहा कि प्रोफेसर जेवंस को आश्चर्य हुआ होगा कि जो व्यक्ति अर्थशास्त्र की ABC भी नहीं जानता, जो मामूली की पुस्तकें हैं उनको वो जिसने नहीं पढ़ा, उसने कैसे इकोनॉमिक्स एसोसिएशन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया? यानी कि उनको ज़रूर इस बात का ख्याल रहा होगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, मैंने इकोनॉमिक्स पर एक किताब पढ़ी है और उसमें बुनियादी तौर पर इकोनॉमिक्स की थियरी का जिक्र है। अब लोगों को कौतूहल हुआ कौन सी ऐसी किताब है वो, तो गांधी जी ने कहा वो किताब है बाइबल। और अधिक आश्चर्य लोगों को हुआ कि बाइबल में ऐसी कौन सी इकोनॉमिक थियरी है कि जो और दूसरी जगह नहीं मिलती। तो गांधी जी ने कहा, उसमें एक सरमन ऑन द माउंट में वाक्य आता है कि एक ऊंट जो है वो सुई के छेद से निकल सकेगा, मगर एक रईस आदमी, धनी आदमी स्वर्ग के दरवाजे के भीतर प्रवेश नहीं कर सकेगा। इतना सूक्ष्म और गहरा विवेचन करने वाला गांधी जी जैसा व्यक्तित्व ही अपने निकटतम सहयोगियों की छोटी से छोटी गलती को बड़ी सहजता और स्पष्टता से रख सकता था। बापू जब बम्बई आते थे तब बिरला हाउस में ठहरते थे और बापू का खाने पीने का, उनका बहुत थोड़ा सा जो कुछ रहता था, फल देने का, सब मेरे जिम्मे रहता था। तो बापू को संतरे का बड़ा शौक़। तो संतरे, छिला हुआ संतरा, उसमें से पतली छाल भी निकाल कर पूरा साबुत संतरा निकाल के रखने का मेरा जिम्मा था। तो एक बार वो संतरा छिलते छिलते मेरे से आधा संतरा टूट गया। तो मैंने उसको ऐसे जोड़ा और जोड़कर प्लेट में अच्छी तरह से रखकर मैं उनके पास ले गई। वो तो बातचीत करते करते संतरे खाते थे इससे। उसमें वो जो टूटी हुई जो चीर थी, तो वो इसे लेने के लिए गए तो टूट कर नीचे गिरी। तो बापू ने मेरे सामने ऐसे कड़क होकर देखा, तो मैं तो बिल्कुल नतमस्तक हो गई। बापू ने कहा, देखो तुमने एक गलती ये किया। बा भी पास में बैठी थी, बा ने भी उसमें टापसी पूरी। एक गलती ये किया कि संतरा तुमने छिलने के वक्त सावधानी नहीं बरती, और दूसरी बड़ी गलती ये है कि जो ये संतरे का ये तोड़ी हुई संतरे की चीर है उसको तुमने जोड़ दिया और छिपा दिया, तो वो बड़ी गलती हो गई। मैंने कहा आपकी बात बिल्कुल स्वीकार। बोले कि अब से ज़िंदगी में छिपाने की कोई कोशिश मत करना। एक बड़ा सबक मुझे उस प्रसंग से मिल गया। आर्थिक विकास के संदर्भ में यह जानना भी प्रासंगिक होगा कि गांधी जी कैसा आर्थिक विकास चाहते थे। उन्होंने समाज की संरचना के लिए जो बात कही वो भी महिलाओं को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो, कि समाज की संरचना पिरामिड की तरह नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं उस समय जब ये बात मन में आई थी, उन्होंने कही थी, तो विद्यार्थिनी ही थी, वरन वो समुद्र की लहरों की तरह होनी चाहिए। क्योंकि पिरामिड में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर चढ़कर उन्नयन की ओर जाता है, जबकि लहरें समुद्र की एक दूसरे को आगे ढकेलती हुई एक दूसरे को आगे बढ़ाती हैं साथ साथ, और जब पीछे हटती हैं तो साथ ही साथ होती हैं। संगच्छध्वं संगवदध्वं का जैसा अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया, वास्तव में समाज की संरचना के लिए वो आवश्यक कल भी था, आज भी है,
और सदा सर्वदा भविष्य में भी रहेगा। हमको विशेषतया हमारी वो बहनें जो भाग्यवान हैं, विश्वविद्यालयी शिक्षा प्राप्त करती हैं, संपन्न घरों में हैं, उनको बापू के ये शब्द भुलाने नहीं चाहिए कि इस देश की बहनें ही देश के निर्माण में आगे आकर देश को स्वर्ग बना सकती हैं। इतना ही नहीं, गांधी जी भारतीय नारी के रूढ़िवादी और परंपरावादी रूप को तोड़कर प्रगतिशील बनाने के इच्छुक थे। इसलिए वे किसी से भी कुछ भी सीखने के लिए तैयार थे। इसीलिए तो उन्होंने कस्तूरबा को अपना गुरु तक स्वीकार किया। हमारे समाज में आज जहाँ एक तरफ नारी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, नारी का शोषण हो रहा है, उधर दूसरी तरफ से सारे समाज में एक अजीब हालत बनी हुई है। तीन बड़े दुश्मन हैं हमारे। सांप्रदायिकवाद, धर्म के नाम से लड़ना झगड़ना, धर्म के ऊपर अमल नहीं करना, धर्म से लड़ना नाम लेके। दूसरी तरफ से जातवाद, कास्टिज्म, सांप्रदायिकवाद और सांप्रदायिकवाद के साथ जात पात, ऊंच नीच। और तीसरी तरफ से भ्रष्टाचार, करप्शन। तो कम्युनलिज्म, कास्टिज्म और करप्शन, ये तीन बहुत बड़े शत्रु हैं हमारे। इन शत्रुओं का सामना करने के लिए मुझे लगता है कि फिर आवश्यकता है कि नारी जो माँ के रूप में शुरू से संस्कार देती है अपने बच्चों को, नारी जो हर एक पुरुष के ऊपर कुछ न कुछ असर रखती है, कितना भी महान नेता हो वो किसी न किसी नारी के असर में होता है, चाहे वो हिटलर हो और चाहे वो सुभाष बोस हो और चाहे वो महात्मा गांधी हो। महात्मा गांधी ने कस्तूरबा को अपनी गुरु कहा है सत्याग्रह की। क्यों कहा? क्योंकि बहुत बड़ी विद्वत्ता न होते हुए भी गांधी जी जैसे इंटेलेक्चुअल के सामने कस्तूरबा एक बिल्कुल सेमी लिटरेट सी महिला थी, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन शी हैड अ विल ऑफ हर ओन, उसका अपना सोचने की ताकत थी उसकी, और सोच के अपना फैसला करने की भी ताकत थी। और गांधी जी जो बात कहें, जब तक इतना उसको समझा ना दे कि उसका दिल और दिमाग उसे स्वीकार करे, वहाँ तक वो कभी उसको ऊपर अमल नहीं करते थे। गांधी जी ने कहा है, मैं उसे रुला तो सकता था, मैं उसे झुका नहीं सकता था। तो ये जो शक्ति है अपना विचार करके अपना निश्चय करने की और उस निश्चय पे दृढ़ रहने की, ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। और ये नारी शक्ति का असल में जो सीक्रेट है, जो उसका आधार है, वो यही है। वो कस्तूरबा में देखा जाता था और इसीलिए कस्तूरबा बापू की गुरु बन गई सत्याग्रह का शस्त्र सिखाने के लिए। इतने विशाल और गहरे व्यक्तित्व के बावजूद गांधी जी संवेदनाओं से भरे एक मानव ही तो ठहरे। इसीलिए तो कस्तूरबा गांधी जी के सामने अपने भावनापूर्ण अहिंसक आंदोलन से अपनी बात मनवा लेती थी। उन्होंने देखा कि जब दो व्यक्तियों में एक दूसरे को झुकाने की या एक दूसरे को छोटा करने की या एक दूसरे को हम्बल करने की मनोवृत्ति नहीं है, एक दूसरे को समझने की और समझाने की मनोवृत्ति है, तब उसमें से रास्ता निकल सकता है। वो अहिंसा के रास्ते से, सेल्फ सफरिंग के रास्ते से। तो कस्तूरबा रो ले, कस्तूरबा दुखी हो ले, बापू को लाचार होकर उसको याद अपना आग्रह छोड़ना पड़ता था या अपनी बात उसको अच्छी तरह से धीरे से समझानी पड़ती थी। और एक बात अंत में गांधी जी की वर्तमान में प्रासंगिकता की आवश्यकता है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूं। रूस से एक टेलीविज़न टीम आई, वो दिल्ली आई, उसने तमाम जितने भी मेमोरियल थे गांधी जी के और चित्रों का संग्रह जहाँ जहाँ था सब उन्होंने चित्र वगैरह लिए। उसके बाद इच्छा ही प्रकट की कि जहाँ गांधी जी का बलिदान हुआ था उस स्थल पर वो मेरी इंटरव्यू लेना चाहते थे। मैं गया वहाँ पर,
तो उन्होंने मुझसे यही प्रश्न किया कि गांधी जी आज कितने प्रासंगिक हैं, जहाँ इतने ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें निकल आई हैं, इतनी ज़्यादा आविष्कार हो गए हैं वैज्ञानिक, उसमें गांधी जी के पुराने ख्याल नहीं है और कोई उस पर आस्था भी है लोगों की। भारत में कितनी आस्था है। इतने में क्या हुआ कि बड़ा भारी रैला आ गया दर्शकों का, यात्रियों का, कुछ 3-4 हज़ार यात्री आ गए। और जहाँ गांधी जी का जहाँ बलिदान हुआ था, बड़े भक्ति भाव से उन्होंने आँखों में आंसू भर के नमन किया, चक्कर परिक्रमा की उसकी, वो देखते रहे। उसके बाद कहने लगे मेरा जवाब मिल गया। तो ऐसे थे हमारे महात्मा गांधी बापू राष्ट्रपिता श्री मोहनदास करमचंद गांधी।